चलिए, कल गोल्डन रूल्स ऑफ पॉलिटी पढ़ाया था ना कल, ध्यान से सुनिएगा। 4 गोल्डन रूल था, 4 था ना? कौन बता देगा चारों को? चारों सब बता देगा? तो चलो पूछ ही लेते हैं। फिर से एक बार हाथ पूछ रहा हूं, कौन बता देगा? हाथ खड़े करना। हाथ कम फिर क्यों हो गया? ठीक है सब तबे तो ठीक है। चलो आप ही बताओ। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। पिटाई होगा तुम्हारा अभी। ये जैसे, हाँ हाँ हाँ, चलो कोशिश करो। हाँ बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है। ये हाँ, इंटर और इंटर क्या? हाँ मतलब कोशिश करो। हाँ ठीक ही जा रहे हो, मतलब कोशिश करो। दिमाग ठीक है, बस तुम्हारा दिमाग कहीं और रहता है। हाँ बाकी बोलो आगे। अच्छा चलो, हाँ चलो ठीक है, तब तो सही बता दिया है तुम। चलो, 4 गोल्डन रूल था, जिसमें पहला था क्या? सबसे फर्स्ट पहला गोल्डन रूल था डेमोक्रेटिक मैंडेट, कि इलेक्टेड जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किसका? अपॉइंटेड। दूसरा पॉइंट था सेंटर ऑलवेज ग्रेटर देन स्टेट्स। थर्ड पॉइंट क्या था? सेपरेशन ऑफ पावर। मैंने बोला था उसमें इंटर सेपरेशन ऑफ पावर बोला था, एल ई और जे। और नीचे बोला था क्या कि सर एल के अंदर क्या? लोकसभा राज्यसभा। ई के अंदर 2 मैंने टेबल बताया था, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। तो सर इसके अंदर जो होगा, इंट्रा मतलब क्या होता है? इनसाइड, अंदर। तो उसके अंदर जो होगा, यानी कि सर सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेंगे तो सब लोकसभा अलग बैठेगा, राज्यसभा का एमपी अलग बैठेगा। लेकिन सर जब बात करते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस में, तो दोनों एक दूसरे का चेक कर सकता है कि कोई अपने लिमिट के बाहर ना जाए। सुन रहे हो ध्यान से? एक बार जोर से रिस्पॉन्ड करो, यस और नो। चलो अब आगे लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मेजोरिटी। जल्दी लिखना। और ये जिस तरीके से गोल्डन रूल इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। मतलब हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि सर बहुत सारा चीज है कि गोल्डन मेजोरिटी बोल देंगे, लेकिन हाँ हम एक बात जरूर बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है ये, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे मेजोरिटी। मजा आएगा आज, मजा, बहुत मजा आएगा आज। बस आप रिस्पॉन्स करिए ना, बहुत मजा है, क्योंकि जरूरी है। अभी गुजरात में इलेक्शन हुआ है ना, तो देखिए जीत गया। अब भाई कोई ना कोई तो जीत गया, हमें नहीं बोले कौन जीता, कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा। तो एक जगह जीता है तो कहीं और हार भी गया है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हाँ तो मैप दिमाग में रखना है, हरियाणा का हिमाचल नहीं बनाना है। अच्छा, इंडिया का मैप सबको याद है ना? हाथ खड़े करने के बाद ईमानदारी से, जिसको पूरा याद है। अगर याद है ना तो फिर एक गलती नहीं होना चाहिए हरियाणा हिमाचल वाला, याद रखना। क्योंकि मैप याद हो तो आपको उस तरह से पिक्चर याद होना चाहिए कि कहाँ का था। अगर उसके बावजूद गलती हो रहा है, इसका मतलब ध्यान की कमी है, बाकी और कोई कमी नहीं है। तो पहले हेडिंग डालेंगे मेजोरिटीज। मेजोरिटीज में सिर्फ अभी के लिए पहले डिवाइड कैसे हम इसको समझाएंगे, कैसे बताएंगे, इसलिए पहले आपको एक बना देता हूं थीम। तो पहला लिखिएगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण मेजोरिटी। और प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, जैसे लिखवा रहा हूं वैसे, एब्सोल्यूट मेजोरिटीज। दूसरा सिंपल मेजोरिटी, साधारण, बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी। मेजोरिटी शब्द का मीनिंग क्या समझते हैं आप? सिंपल से समझो, मेजोरिटी मतलब क्या? बहुमत, एक तरीके से, सीधी सी बात है। लेकिन उसके अंदर अलग अलग टाइप हैं। सिंपल मेजोरिटी। तीसरा इफेक्टिव मेजोरिटी, असरदार, जोरदार, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो ये इफेक्टिव मेजोरिटी। और चौथा है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, स्पेशल मेजोरिटी। तो आज की क्लास में मैं बता देता हूं, फिर इसके क्लास के बाद प्रियम्बल स्टार्ट करूंगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास प्रियम्बल। मतलब थीम 1 खत्म होगा कि नहीं होगा इसका नहीं मतलब है, लेकिन प्रियम्बल में स्टार्ट कल से करूंगा। और प्रियम्बल सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां से प्री के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। इसीलिए प्रियम्बल को समझने के लिए पीछे का समझना पड़ेगा, ये सब कुछ आना चाहिए। वहां पे बोलने वाला हूं मैं, इसलिए रिवाइज कर, घर पे जाके रिवाइज करते हैं ना, कर लीजिएगा। अगर अभी भी हैबिट नहीं बना है तो एक ही तरीका है हैबिट बनाने का। तो हो गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। चलिए पहला हेडिंग डालिएगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी।
लिख ली हो ना चारों? बहुत बढ़िया यार, एक बार जोर से रिस्पॉन्ड करो तो, पहले जोर से बोलना एकदम दम लगा के। ये तो तुम लोग आते हो जी, मुझे पता है आप लोग अलर्ट रहते, लेकिन फिर भी एकदम थोड़ा सा रॉ, एकदम चीर। अच्छा बाय द वे, चीर फाड़ से याद आया, सुनो, आप लोग को यू कैन विन वाला किताब पढ़ने के लिए दिया था मैंने। चैप्टर 3 मैंने बोला था कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का मैं लूंगा, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो पढ़ लीजिएगा। उस दिन मत बोलिएगा जी नहीं पढ़े हैं, मैं बता देता हूँ। नहीं अगर बोलोगे ना, जो नहीं बोलेगा सिंपल, उसको ज्यादा प्रेशर भी नहीं देने वाले, मत आओ। बता रहा हूँ ना, आपको पता है 3 महीने बाद आपको एहसास होगा कि जीवन के अपने कितने हसीन चीज गंवा दिए हैं। क्योंकि इंसान करना तो चाहता है सब कुछ, जब नहीं पार्टिसिपेट करोगे ना तो बाद में लगेगा अरे यार कर लिए होते ना तो भाई बढ़िया होता। जैसे स्कूल में गेम्स वगैरह होता था, क्विज वगैरह, तो पार्टिसिपेट नहीं करते तो उस समय थोड़ा टसन कौन जाएगा। जब स्कूल से निकल जाते हो तब एहसास होता है कि यार कर लिए रहते ना तो कसम से जिंदगी कुछ और ही होता है। इसीलिए सर ना मैं आपको बता देता हूँ, जी लीजिएगा, ये मौका मिल रहा है, ये दोबारा मौका मिलेगा नहीं। लवासना में भी मौका आपको नहीं ही मिलेगा, वहां तो इतना काम का प्रेशर उसके बाद आएगा ना कि मजा आ जाएगा। वहां पे भारत दर्शन छोड़ के बाकी सारा दर्शन आपका निकल जाएगा। सुबह उठते आपके पास 1 मिनट नहीं बचेगा, इतना लोड रहता है। मैंने बोला आप ऐसे समझ लो, जितना आप पूरे 1 साल में 2 साल में क्वालिफाई करने के लिए पढ़ते हो, उतना आपको वहां पे 3 महीने में उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उससे ज्यादा 2 गुना 4 गुना। और सर आप पढ़ भी जाइएगा, ऐसा नहीं कि नहीं, आपकी हैबिट हो जानी चाहिए। इसलिए अभी नहीं हैबिट बनाओगे तो वहां क्या घंटा बनाओगे? सर आएंगे, क्लास करेंगे, जाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, आएंगे करेंगे, यही काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लास करो उसको रिवाइज करते रहो, कंटिन्यू 1 साल तक ये रूटीन रख दो, तब भी निकल जाएगा एग्जाम। लेकिन ध्यान रहे कि रिवीजन होना चाहिए। बहरहाल एब्सोल्यूट मेजॉरिटीज हम शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले आप लोगों को जोर से मुझे समर्थन चाहिए। बहुमत को शुरू करने से पहले पूरा बहुमत चाहिए, ठीक है? मिलेगा? रेडी हो? सर हाथ पूरा ओपन रखना, तब बोलना जोर से, यस और नो। अब आना, उसके बाद समझना। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटीज को बढ़िया से समझेंगे और मजे से इसको सर पूरा ना पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में पहले करो कि सर ये होता क्या है। अच्छा एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है? नहीं बोलते हैं एब्सोल्यूट एकदम पक्का वा, अरे नहीं, गांव में नहीं बोलते। गांव में एब्सोल्यूट एग्जैक्ट नहीं बोला जाता, लेकिन बोलता है कि एकदम एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मीनिंग है कि परफेक्ट है, जितना बोल दिया उतना है। तो पहली बात कि कैसे कैसे वोट होता है, किस वोट में कौन सा मेजॉरिटीज लगेगा। कोई बिल पास कराना है तो किससे पूछना जाएगा, कितना पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, ये सारा कुछ आएगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लिखो, पहला सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखना जो लिखवा रहा हूं वो, उसके बाद इसको समझेंगे। पहला पॉइंट लिखिए सबसे फर्स्ट कि सर ऐसे ऐसे लिखना। फर्स्ट पॉइंट, यूज्ड ओनली इन लोकसभा, लिखो यूज्ड ओनली इन, और लोकसभा शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं इन एंड एसएलए। एसएलए क्या है? विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे इस्तेमाल होगा? लोकसभा में और कहां? हाँ, मतलब विधानसभा में, ठीक है। लोकसभा और एसएलए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सर वो टेबल याद रखो जो मैंने करवाया था कल परसों। शुरुआत में लोकसभा था, अरे याद है कि भूल गए? अच्छा कितने लोग चिपकाए? आज जाकर सब चिपकाया हुआ भेजेंगे फोटो, मैं बता देता हूं। आज अपने दीवार पर जो चिपकाए उतना दूर का, ऐसा नहीं लिख के सर जो चिपकाए उतना हल्का सा खाली, तो उतना आप भेज देंगे सर, ठीक है जी। और नहीं भेजेंगे तो समझिए सर घर पे पहुंचने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सब यही कहो ना, कोई प्लूटो लूटेगा तो हो नहीं, आसी पास हो सब। एक दिन अगर मूड बना दिया जाए तो आराम से सब लोग के घर पे घूम के चला जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं बहुत बड़ा, आराम से है ना। बस उस दिन अलग बात है, आप लोग को टेंशन अलग बढ़ जाएगा। अच्छा गार्जियन से मिलकर सबका आराम से चिट्ठा जो भी है, सर होमवर्क करता है, फिर भी बोल देंगे नहीं करता है ये। और उस दिन जो कांड होना मेरे आने के बाद, जैसे मैं निकला बाहर करे तो सर वो व्यवस्था आराम से हम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस रेडी रहिएगा, क्योंकि गार्जियन को बस बोलने भर का देरी है। समझ रहे? गार्जियन को यहाँ बिहार में भले कुछ पैसा दे नहीं, तो अलग बात है, लेकिन सर पढ़ाई के में अगर आपने कोताही किया है तो सोट के रख देंगे गार्जियन, समझ रहे सर? पूरा सुताई होता है इधर। तो प्लीज थोड़ा काम करते रहिएगा, व्यवस्था मेरे पास पूरा है, ठीक है। आगे लिखिएगा यूज ओनली इन लोकसभा, उसके बाद आप कल आओगे तो ऐसे ही रहोगे, बड़ा जाके घर पे कह लेते आप। अब आप बड़े हो ना, आप यूज ओनली इन लोकसभा एंड एसएलए। तो सर ये कहाँ का इस्तेमाल होगा? लोकसभा में और एसएलए में। मतलब काम का चीज ये है कि लोकसभा में मैंने बोला था एमपी का चुनाव डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट? बहुत बढ़िया, जिनको डायरेक्ट लगता है हाथ खड़े करिए।
सही लगता है सर, डायरेक्ट सही है। अरे गजब कर देते हैं आप लोग को इतना समझा समझा के थका पड़ा हूं मैं, हैं? क्या बोला था मैंने? लोकसभा तो एक घर है ना जी, उस घर में कौन रहेंगे? एमपी जी। तो ये सेंटर वाला मैंने इधर सेंटर लिखवाया था, ये ऐसे था, इधर स्टेट था, तो ये लोकसभा हो गया, ये हो गया राज्यसभा। सुन रहे हो ध्यान से? प्लीज समझ लो, नहीं तो बाद में ना लगेगा कि इसलिए आपको पॉलिटी इसलिए कभी नहीं समझ में आएगा और कोई क्योंकि इस तरह से कोई पढ़ाया नहीं, खाली लिखवाते चला जाएगा, आपको बाद में जाके कंफ्यूजन इसमें भी होगा। लोकसभा का था इसलिए सर पहले ही समझ लीजिए। लोकसभा मैंने क्या बोला था, इतना बार बार समझाया था कि सेंटर में लोकसभा एक घर है, उस घर में रहने वाले कौन है? बहुत सारे एमपी। उसी तरीके से आगे राज्यसभा में भी बहुत सारे कौन रहेंगे? एमपी। इन सारे एमपीज का सबसे बड़ा हेड जो मिनिस्टर्स होगा, उन सब का मिनिस्टर का हेड कौन रहेगा? पीएम। तो अगर मंत्री जी हैं तो मंत्री का हेड कौन है? पीएम। और अगर नीचे स्टेट में आए तो इधर भी नीचे भी राज्य मंत्री होते हैं, उनका हेड कौन होगा? सीएम। अगर हम उधर परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में दो था ना, तो एक हो गया इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव और एक क्या हो गया? परमानेंट। तो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव में हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? अरे बोल लो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? पीएम। तो इसी तरीके से सर दिमाग में दो चीज रखिएगा, पहले जो बता रहा हूं, क्या लोकसभा में एमपीज का चुनाव होता है तो सर ये डायरेक्ट चुनाव हम एमपी का देते हैं। उसी तरीके से अगर एसएलए में स्टेट में चुनाव होता है विधायक का, तो उनको भी हम डायरेक्टली चुनाव देते हैं एमएलए लोग को। समझ में आ रहा है? लेकिन राज्यसभा की जब बात करते हैं तो राज्यसभा में कौन उसको चुनता है? एमएलए। तो जब हम इसको डायरेक्ट चुनते हैं लोकसभा वाले को, इसको डायरेक्ट बोलेंगे कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। और राज्यसभा वाले को कौन चुनता है? हम विधायक को चुनते हैं, और विधायक किसको चुनता है? राज्यसभा के एमपी को। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। अरे कुछ बुझा रहा है? प्लीज रिवाइज करके आइए, कल को बोलेगा समझ में नहीं आ रहा है। सर ये आपकी गलती, याद रखिए। इतना छोटा छोटा चीज बताने के बावजूद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सर वही बोला, कहां कहां जाओगे आप, क्या करोगे? कुछ भी करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। अलर्ट रहिए, आराम आराम से। इतना आराम आराम से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अपने पास पूरा टाइम है, पूरा 2 साल 3 साल बाद पेपर देने वाले हैं, इसीलिए पहले इतना इजीली करने का। नहीं तो सर आपको पता नहीं है, मैं बोला और बैच में मैंने बहुत जल्दी निकाल दिया है और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन लोगों ने फीडबैक भी अच्छा दिया, उन लोगों ने रिकवर किया तो मैंने करवा दिया। अब ध्यान से देखिए, तो सर मैंने बोला कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी सिर्फ कहां कहां लागू होगा? लोकसभा में और कहां? एसएलए में। इसका मीनिंग क्या है कि सर लोकसभा और एसएलए में क्यों लागू होगा? क्योंकि इलेक्शंस डायरेक्ट यही दोनों जगह होता है, विधायक का और एमपी का। कुछ बुझा रहा है? यानी कि अगर आपको लोकसभा में बैठने का मन है तो कैची का चुनाव लड़िए? एमपी का। कुछ समझ में आ रहा है क्या? चलिए, तो अब लोकसभा में पहला पॉइंट हो गया, यूज्ड ओनली इन लोकसभा एंड एसएलए। यहां ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना, नॉट इन राज्यसभा। नॉट ब्रैकेट में लिख लेना, उसका मीनिंग तो हालांकि एक ही है, लेकिन फिर भी लिख लो भैया, आप लोग के बारे में रिस्क में नहीं ले सकता। नॉट इन राज्यसभा एंड एसएलसी। नहीं तो कल कहोगे कि सर आप तो बोले थे ना कि हाँ लोकसभा एसएलए में यूज होता है, ये थोड़ी बोले थे कि उसमें यूज नहीं होता है। भाई कुछ भी लॉजिक निकल सकता है, अब हम क्या बताएं। अलर्ट रहना। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, ऐसे लिखना, मोर देन समझते हो? कम की ज्यादा? ज्यादा। मोर देन 50%, more than 50% of total strength, more than 50% of total strength। पहले लिख लो, एक बार जब समझाऊंगा तब जाकर पूरा क्लियर होगा। ठीक, कुछ बात पहले ही समझ लेता, पहले समझ लो। कल मैंने आपको 3 लिस्ट बताया था ना, स्टेट लिस्ट से पहले यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो केंद्र सूची, उसके बाद राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सर कॉन्करेंट लिस्ट का मीनिंग क्या था? जिसमें जो लिस्ट में केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। और दूसरा सर पहला बोला था एक केंद्रीय, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा? केंद्र। दूसरा राज्य सूची, इसमें सिर्फ कौन बनाएगा? राज्य। तो अगर केंद्र किसी चीज पे कानून बनाना चाहता है जो राज्य के अंदर है, तो क्या करता है? पहले उस चीज को, लिस्ट को कहां भेज देगा? कॉन्करेंट लिस्ट में, और तब उस पर कानून बना लेगा। जैसे कि एग्रीकल्चर और जैसे कि थोड़ा सा कौन सा? एजुकेशन। वो राज्य सूची में था, उसको भेज दिया उधर
और सर उसके बाद कांड हो गया। मैंने कल आपको अरविंद केजरीवाल का भी कांड बताया था कि उनका कांड उन्होंने क्या किया, इसीलिए सर थोड़ा सा संभल के रहिएगा। अब मैंने जो बोला है, कुछ बोला है मैंने, कौन से हाउस में इस्तेमाल होगा पहले बताओ? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और एसएलए। बहुत बढ़िया सर। दूसरा पॉइंट मैं जो बोल रहा हूं ये बोल रहा हूं, ग्रेटर देन 50% ऑफ टीएस। टीएस का मीन क्या है? टोटल स्ट्रेंथ। सवाल ये उठता है कि सर लोकसभा में कितने एमपी बैठेंगे? तो पहली बात उठता है ये कि लोकसभा में टोटल एमपी, सर हालांकि अभी अभी सिचुएशन बदल जाएगा, आपको पढ़ाऊंगा। अभी सेंट्रल विस्टा प्लान चल रहा है जिसमें अब एमपी की संख्या 1000 से भी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी समझने के लिए लोकसभा का टोटल सीट्स, टोटल उसमें लोग कितने बैठ रहे हैं? 545। यानी कि टोटल कितने लोग हैं अभी? यानी कि लोकसभा के घर में कितने एमपी बैठेंगे? 545। अरे फिर से बोलो कितने? 545। बहुत बढ़िया सर। तो अब क्या क्वेश्चन है, यहां देखो आंसर क्या है, ग्रेटर देन होना चाहिए 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो टोटल स्ट्रेंथ हो गया कितना? 545। बैठाता हूं, ग्रेटर देन, आराम से चल रहा हूं, पहले समझ लेना, नहीं तो छाप लेते हैं पहले। समझ लो भाई, नहीं सर छेपेंगे, बार बार बोल रहा हूं, दिक्कत हो जाएगा। समझ लो, यहां पे समझ लोगे, लिखना आसान हो जाएगा। बाकी नहीं है तो वीडियो है ही, हम इधर लिख रहे हैं उधर भी गजब हो रहा है। ठीक है, अगर बोलोगे छापने का व्यवस्था है तो आराम से वो स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे, रख लेना। काम कभी नहीं होगा जीवन में। मेरे से बढ़िया बढ़िया कंटेंट, मेरे से बढ़िया बढ़िया लिखावट आपको मार्केट में मिल जाएगा सस्ता दाम पे। किताब इतने बड़े बड़े लिखा हुआ फिर भी काहे नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि सिर्फ किताब से और नोट से समझ में कभी नहीं आएगा, जब तक समझाया नहीं जाएगा। ये सारा कुछ तो किताबी से ना पढ़ा रहा हूँ जी, कहीं ना कहीं से तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन सर वही चीज़ आपको समझना है। यहाँ पे जब आप आते हैं तो एक ही लॉजिक है, आराम से सुन के समझना है यार, बढ़िया से। लिखने को तो कहीं ना कहीं नोट्स मिल जाएगा, हम ही भेज देंगे, क्या दिक्कत। प्लीज समझिएगा। तो ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, मैं फिर से लिख रहा हूं, यानी कि 545। बस हम फॉर्मूला को एकदम चलाते जा रहे हैं, यहां तक क्लियर है? अब ग्रेटर देन 50% ऑफ, तनी बहुत जोड़ा गुना भाड़ा तो आता ही होगा ना, मतलब मान के चलते हैं फिर भी। तो ग्रेटर देन 50%, जब प्रतिशत हो तो प्रतिशत में क्या करते हैं सर? टेंशन नहीं लेते हैं, सीधा नीचे क्या लगाते हैं? 100। 50% ऑफ, ऑफ का मीनिंग होता है गुना। बॉडमास याद है? पक्का? तो बॉडमास में एक बात याद आता है, पता है क्या? डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन। सब अब पीछे का बी ओ गायब हो जाता है, तो पीछे का बी का मीनिंग क्या है? ब्रैकेट। और ओ का मीनिंग क्या है? ऑफ। वहां लिखा हुआ रहेगा ऑफ, भाई ऑफ होगा कोई नहीं, लेकिन ऑफ लिखा हुआ रहेगा, और ऑफ को हटा के क्या कर देंगे वहां पे? मल्टीप्लाई। तो ग्रेटर देन 50/100 गुना कितना लिखोगे? 545। कट्टम कुट्टी में आता है ना, ऊपरे ऊपरे मत काट देना भाई, बस इतना ध्यान, नहीं तो सर ये ऊपर, नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर। 0 0 काट दिए, पहले 0 को पकड़ो, उसके बाद 0 के बाद ये 5 दूनी 10। अब सर भागा तो अबे करता है, लगाइए। तो सर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, पॉइंट समथिंग, मान के चलो 273। अब आदमी को आधा कैसे कर लेंगे, मतलब मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम मान के चल रहे हैं कितना हुआ? 270। इधर प्लीज समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि सर अगर कोई आदमी, जो लोकसभा में टोटल 545 सीट है, उस 545 में से किसी भी पार्टी को अगर 273 या उससे ज्यादा मिल रहा है तभी सरकार बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। दोनों बातों का मीनिंग समझना। इधर देखो, मान लो इलेक्शन हो रहा है विधायक का, सुन लो ध्यान से, किसका हो रहा है? तो मुझे बताओ विधायक में कौन जीतेगा? जिसको वोट ज्यादा मिलेगा। अरे हाँ है ना? एक को मिला 30, एक को मिला 35, कौन जीता? जिसको 35 मिला। यस और नो? यहां वैसा नहीं चलता है। यहां पे अगर आपको सरकार बनाना है तो आपके पास 545 में से 273 होने ही चाहिए। दोनों में फर्क है। अब मान लो 4 पार्टी लड़ रहा है, एक पार्टी को मिला मान लो 70 वोट, एक पार्टी को मिला 30, एक पार्टी को मिला 272 वोट। मान लो सरकार कौन बनाएगा? कौन नहीं बनाएगा भाई? कितना बोला हूं? 272। कंपल्सरी है
कि आपको 273 या उससे ज्यादा लाना ही पड़ेगा, कैसे भी लाइए आप। फिर मेरी बात समझ रहे हो, दोनों का फर्क समझ में आ रहा है। मुखिया और विधायक के इलेक्शन में एक ही चीज होता है, जिसको ज्यादा मिल जाए वो जीत गया। यहां नहीं होगा सर, आप 272 वोट ला कर भी सरकार नहीं बना पाओगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बोला गया है कि सर कोई भी सरकार किसी देश में बनेगा इंडिया में, तो सर उसके पास 545 में से 273 एमपी उसके सपोर्ट में होने चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? दोनों का फर्क समझ में आ रहा है? जोर से बोलिए ऐसा नो। ठीक है सर, तो एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अब होता क्या है समझो, कांग्रेस को मान लो आया 118 सीट, मान लो बीजेपी को आ गया 102 सीट, ठीक है जी। फिर इसी तरह से किसी तीसरे पार्टी को ले लेते हैं, मान लो दीदी का ही पार्टी ले लेते हैं, तो मान लीजिए टीएमसी ले लेते हैं। तो अगर उनके पार्टी को सीट आया मान लो जो 80, अगर इन तीनों को कैलकुलेट करोगे तो सर लगभग 272 73 का आंकड़ा, तो सॉरी 273 का आंकड़ा तो पार कर जाएगा। यानी कि 100 100 200 ये हो गया 210, और 210 प्लस 80 कितना हो गया 300। अरे है ना? लेकिन सर ये तो 3 आदमी का मिला के है सरकार। अरे है ना? इसी को तो बोलते हैं गठबंधन। गठबंधन प्यार के नहीं, गठबंधन पार्टी के। बुझा रहा है जी? इसको जिसको बोलते हैं अलायंस, और ये अलायंस अलग है, लेकिन इसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कोलिशन। और इस कोलिशन का मीनिंग क्या होता है? गठबंधन। सर एक गठबंधन को पोस्टर में गठबंधन प्यार के मूवी आया था, उस पर समझा, निरहुआ चलो पाकिस्तान। और ये जो मूवी है बिहार का, ये कोई दिक्कत नहीं है सर, कम से कम कॉन्सेप्ट भी ठीक हो तो बढ़िया ही है। बाकी भगवान मालिक है, जब सुधरे तब सुधरे। लेकिन हाँ ठीक है, समाज का नियम है, सुधरता तो है ही, आज नहीं तो कल सुधरवे करेगा। ठीक है जी, मूवी आज नहीं तो कल बेहतर बनेगा ही बनेगा। बस लगातार नियत सही होना चाहिए। अगर नियत आपका सही है तो आप आज नहीं तो कल आगे बढ़ ही जाएंगे। थोड़ा टाइम लग जाएगा, कभी कभी किसी को लग भी जाता है। नियत खाली सही रखो, बस करना है सर आराम से। नियत सही है, पूरा इच्छा शक्ति बढ़िया है, आराम से कैरेक्टर ठीक है, बन जाइएगा। बाकी कुछ नहीं चाहिए। इतना डिजायर स्ट्रांग होता है ना सर इंसान का कि वो कुछ न कुछ कर ही लेगा। तो इसलिए नियति ठीक रखे, सॉरी नियत ठीक रखे। नियत किसी भी चीज के प्रति ठीक है तो आप मेहनत नहीं भी करिएगा ना, थोड़ा भी करिएगा तो आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। पहली बात समझ में आ रहा है? तो एब्सोल्यूट का मीनिंग इसलिए क्यों बोला एब्सोल्यूट, क्योंकि सर 273 किसी पार्टी को नहीं आया तब तक उसको सरकार बनाने में कोई सक्षम नहीं होगा था। इसीलिए क्या होता था, पहले किसी को भी बहुमत नहीं आता था। तो इसीलिए पहले देखिएगा ना तो ज्यादातर गठबंधन का सरकार चलता था, कोलिशन गवर्नमेंट खूब चलता था। अब कोलिशन गवर्नमेंट से क्या फायदा नुकसान होता था? ये होता था फायदा नुकसान, सबसे पहला नुकसान ज्यादा होता था। क्यों? अब सर 3 आदमी मिलके चले हैं तो तीनों आदमी अपना अपना कॉम्प्रोमाइज तो जरूर करेगा कि बेटा हमारे बेटा को अगर मंत्री बना दोगे तो तुम्हारे पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ये बोलेगा हमारी वाइफ को बना दो तब हम सपोर्ट करेंगे। तो सर हर किसी का तीनों कंडीशन होगा। तो यहां नहीं लगता आपको कि राजनीति थोड़ा सा प्रॉफिट पे ज्यादा, प्रॉफिट लॉस पे ज्यादा चल जाएगा और डेवलपमेंट की बात थोड़ी कम हो जाएगी? अरे है ना? और एक और बात, पहले कोलिशन सरकार बनते था हमेशा, अब कोलिशन के सरकार बनने से होता क्या था, बिहार में मान लो इधर देखो, बिहार के लोग हैं समझदार, मतलब काफी समझदार। तो पहले होता क्या था कि हरियाणा पंजाब में मैंने बोला था आपको कि जो सरकार केंद्र में होती थी वही सरकार वो राज्य में बनाते थे। मतलब केंद्र मान लो अगर कांग्रेस की सरकार है तो उनको सर किसी आदमी से मतलब नहीं था, सीधा सा कांग्रेस पार्टी का जो आदमी है उसका सरकार वहां पे वो लोग बना देते थे। सुन रहे हो? लेकिन बिहार वाले तो सर ठहरे बिहार वाले। सर आज तक शायद ही कभी ऐसा वो भी हुआ था, वो भी हरामखोर खत्म हो गया। सर केंद्र में मान लो बीजेपी है तो बिहार में भी अगर बीजेपी की सरकार हो तो फंड मिलना वाकई इजी हो जाएगा भाई। ये हम कह रहे हैं बात, उस बात में कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सर बात तो सही है। अब सर बना था अभी वो टूट गया, अब जो मिलने वाला था सर बिजली उजली वो भी खत्म हो गया। अब सर थैंक्स टू नीतीश कुमार, अब उसके बाद फिर बेचारा लड़े कहीं और से, उनका एक सीट में नहीं मिला। लॉजिक ये है कि सर जब कोलिशन गवर्नमेंट होगा तो एक बिहार या हर स्टेट को एक बात जरूर ध्यान में रहना चाहिए कि जो सरकार केंद्र में है उस सरकार को हमारे यहाँ लाना पड़ेगा, तब डेवलपमेंट चाहते हैं तो। अब देखिए अभी करंट गवर्नमेंट किसका चल रहा है सर? 17th लोकसभा चल रहा है अभी, सुनिएगा 17वीं लोकसभा है अभी, जो कि 2023 में चेंज होने वाला है। सर बीजेपी को मिला 302 सीट अकेला, समझ रहे हैं?
तो क्या ये सरकार बना सकती है कि नहीं? अरे है ना, तो बोलो ना। 273 से ज्यादा है, तो सर पूरा का पूरा पूर्ण बहुमत से ज्यादा मिल गया इस पार्टी को। तो सर एक ही पार्टी ने बहुमत को जब क्रॉस कर दे तो इसको बोलते हैं मेजोरिटेरियन। क्या बोलेंगे? मेजोरिटेरियन, मतलब बहुमतों का बहुमत, मेजोरिटेरियन। जब एक सिंगल पार्टी को 273 से ज्यादा पूर्ण बहुमत मिल जाए तो क्या बोलेंगे? मेजोरिटेरियन। और मेजोरिटेरियन का एक ही मीनिंग है, बहुमतों का बहुमत। तो 273 चाहिए था लेकिन पार्टी ले आया 302, गर्दा मचा दिया सर, मजाक बात है। तीन सौ दो या सॉरी 302 या 303 आया था, जो भी है 303 ही आया था शायद, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ लेना है। तो 303 कितने में से आया था? 545 में से। तो 303 बटे 545। सर आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, समझ रहे ना? यहाँ पे बिहार में एक भी लॉजिक चलता है, यहाँ पे परसेंटेज से नहीं पूछा जाता है कौन डिवीजन, फर्स्ट की सेकंड की थर्ड, आगे फेल डिवीजन। तो यहाँ पे सर खाली फर्स्ट डिवीजन। अब सोचिए बिहार वाला फर्स्ट डिवीजन में खुश रहता है, उसको दिक्कत तब हो जाता है जब कहीं एडमिशन लेना था और उसको बोला जाता है कि 70% होना चाहिए। तो देखता है जा, हम पूरे गांव में मिठाई बांट दिए थे आया था 300 नंबर, और कौन डिवीजन था? फर्स्ट डिवीजन। और वहां से चौड़ के बोलता हो फर्स्ट डिवीजन बनी, मजाक बात बा। बोला कि फर्स्ट डिवीजन से मतलब नहीं, परसेंटेज 70 हुए के चाहे। उस दिन औकात पता चलता है कि गड़बड़ हो गया, थोड़ा सीबीएसई से देना चाहिए था। बिहार बोर्ड वाले को लगता है कि सीबीएसई में परसेंटेज खूब ज्यादा आती है, ये भी राष्ट्रीय समस्या है नेशनल प्रॉब्लम है ये। और सीबीएसई वाले को ये लग रहा होता है कि बिहार बोर्ड वाला सब जो है कोई काम उनका है नहीं, सब उठ कैसे ही चलाता है सब ठीक है। लड़कियों में थोड़ा सा ज्यादा समस्या है, जैसे 10th में तो 10th तक तो थोड़ा ठीक रहता है, 12th के क्लास में साइंस करने आ गया दोनों। सीबीएसई वाला आमतौर पर थोड़ा सा साफ सुथरा जनरली रहने लगता है। अब लड़की सबको प्रॉब्लम लगता है, ऐसा ही उठ के आ जाती है ये ठीक है, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि सीबीएसई ने वो बात बनाया नहीं है, लेकिन आप लोग बना देते हैं आपस में लड़ने के लिए। तो 303 नंबर आया है सर 545 में से। अगर किसी पार्टी को कहने का मीनिंग है कि 303 एमपी उसका है, तो क्या सरकार बना लेगी? जी बना लेगी। तो मैं लास्ट बार कंक्लूड कर रहा हूं, मेजोरिटी सॉरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी का सिंपल मीनिंग है ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। अगर है तो कोई पार्टी सरकार बना सकती है, अन्यथा नहीं बना। यहां तक क्लियर है? इधर सेम ये मैंने लोकसभा में बताया जी आपको, हर राज्य में हर स्टेट में भी कुछ ना कुछ अपना सीट होगा। चलो जैसे लेटेस्ट कल गुजरात का ही पोल आया, तो गुजरात में देख लेते हैं। तो गुजरात में टोटल एमएलए मान लो 182 है, मतलब 182 सीट है। सुन रहे हो ध्यान से? अरे है ना? तो 182 अगर गुजरात में है और कोई पार्टी सरकार बनाना चाहती है तो कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। अरे है ना? तो सर 50/100 और गुना 182, 0 काट दिए, 0 काटने में मजा आता है। उसके बाद 5 दूनी 10 कर दीजिए इधर, ठीक है? 5 दूनी 10, 2 से कर दीजिए, कट जाएगा ना जी? कटिए जाएगा। 2 9 18, 2 कम 2, तो उसको कितना आना चाहिए? 91, 91 से ज्यादा। अरे है ना? सर बीजेपी को मान लो अभी आया 155, अभी जो करे कल ही का शायद सीन है 154 55 जो भी है, तो क्या सरकार बना लेगी क्या? इसको किसी की जरूरत पड़ेगी? नो सर। तो सर आपको ये पता होना चाहिए कि बीजेपी इसलिए सरकार नहीं बनाई है क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिला, नहीं। बीजेपी इसलिए सरकार बना रही है क्योंकि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ज्यादा वोट मिला है। अगर बीजेपी को 91, सर इसको बीजेपी को अगर 90 मिला रहता ना तब भी बीजेपी सरकार नहीं बनाती। तो इसलिए फर्क है मुखिया के इलेक्शन में, विधायक के इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में और सरकार बनाने में बहुत फर्क है। सरकार बनाने में आपको उतना वोट लाना ही चाहिए। अरे समझ पा रहे हो? इंटरेस्टिंग एक आपको वाकया बताता हूँ, पहले लिख लो इसको, पहले लिख क्या लो। नॉर्मल एब्सोल्यूट मेजोरिटी का सिंपल मीनिंग है कि 50% से ज्यादा होना चाहिए। ठेठ भाषा में अपने शब्दों में लिख लेना कि किसी भी पार्टी की सरकार तभी बनेगी जब उसके 50% से ज्यादा का स्ट्रेंथ हो।
आप अपने हिंदी लैंग्वेज में लिखना, अगर समझ गए हो तो कोई बात नहीं, नहीं समझ गए हो तो लिख लेना। आपको एक बहुत मजेदार वाकया सुनाता हूं, जबरदस्त। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो जबरदस्त आपको सुनाते हैं, देखिए। अलर्ट हो सब? देखो, मान लो चुनाव हुआ विधायक जी का, विधायक जी, ठीक है जी। और विधायक जी के चुनाव में मान लो 4 कैंडिडेट थे। कितने कैंडिडेट? मान लीजिए ए राम खिलावन हो गए, बी श्याम खिलावन, लक्ष्मण खिलावन, और डी कुछ भी, कोई भी मान लीजिए, शत्रुघ्न खिलावन। सर ए को मान लो मिला 4 वोट, टोटल मान लो 10 लोगों ने वोट किया था, ठीक है। ए को 4 वोट मिला, बी को 3 वोट, सी को 2 वोट और डी को 1 वोट। 10 को पूर गया क्या? हो गया। अच्छा, इसमें से जीतेगा कौन? अरे जल्दी बताओ। सर एक विधायक का वोट हुआ है, अब मुखिया का समझ लो, मुखिया, चलो मुखिया समझ लो तब तो और ज्यादा समझ लोगे, तब बढ़िया समझ लोगे। मुखिया में कहीं ग्राउंड लेवल पे होता है ना, तो समझ में आपको गांव गांव में आता है, पर्ची मारते रहता है, हमरे का देम। इधर देखिए, तो 4 3 2 1। तो सर इसमें विजयी कौन हुआ? ए। क्या समझाना चाह रहे हो उसको समझिए। देखिए सर, इंटरेस्टिंग ये है, एक ऐसा कैंडिडेट आप पे राज कर रहा है जिसको 90% जनता चाहता ही नहीं। इधर देखो, 4 लोग इसको वोट दिए है ना जी, लेकिन 6 लोग तो अलग अलग किसी को वोट दिए हैं, यानी कि 10 लोग में से 6 लोग इसको चाहता ही नहीं है, फिर भी ये आप पे राज कर रहा है। अरे कॉमन सेंस समझो। 10 लोग में से 6 लोग एक को पसंद नहीं करता है, फिर भी आप पे राज कर रहा है। किसको उसको दिमाग में बात समझ में आ गया? तो कहने का लॉजिक है कि सर इसी प्रावधान को तोड़ने के लिए सरकार में एब्सोल्यूट मेजोरिटी लाया गया कि सरकार तो वही बनेगा जिसको पूरा इंडिया की जनता जिसको सबसे ज्यादा चाहता हो, और ग्रेटर देन 50% तो होना ही चाहिए। सर यही कंडीशन अगर मुखिया के इलेक्शन में, विधायक के इलेक्शन में रहता ना, तो ज्यादा बेहतर है। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि उसमें वही आदमी बनेगा जिसको अधिकतर लोग चाह रहे हैं, उसमें कोई एलू गैलू और कोई ऐसा नहीं बन पाएगा जिसको कम लोग चाह रहे हैं फिर भी जीत गया। इसीलिए मुखिया के इलेक्शन में क्यों धांधली होता है? क्योंकि सर उसको पता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों का वोट ले लेना है, और 4 लोगों का वोट में क्या करता है मुखिया इलेक्शन? हौ टोला में पैसा बांटे के बाद कहीं कोने वोट ज्यादा बा, हौ टोला के छोड़ दो, लोग वोट नहीं हो दी तो कोनो बात नहीं खे। तो उसने क्या किया सर? भेदभाव कर लिया। तो इसीलिए उसमें और इसमें फर्क क्या है कि जब सरकार बनाने की कोशिश होती है तो एक एक टोला, एक एक गांव, एक एक शहर को रौंदा जाता है, एक एक को ध्यान दिया जाता है। लेकिन जब मुखिया का इलेक्शन होता है तो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी और कौम की बात होती है, डिस्कशन होती है कि सर इससे वोट ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको काम कर लेंगे। अरे समझ पा रहे हो? इसलिए पैसा हर जगह नहीं बांटा जाता है, पैसा उन्हें बांटा जाता है जहां पता है कि वोट का हो ज्यादा। जहां नहीं हो सर, अपना वो आधार कार्ड लेके बाहर रखा हुआ, सोचा कौन आएगा, वोटर आई कार्ड भी बाहर रखोगे, कौन आएगा पैसा देगा, अच्छा गेटे पे रखा हुआ है कोई आने वाला उधर नहीं है। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग समझ रहे हो क्या? कि सर हमारा एक खुश नसीब नहीं है सर, बदनसीब समझ लीजिए कि हम 10 लोगों में से 6 लोग नहीं चाहते हैं किसी आदमी को, फिर भी आप पे राज कर रहा है, थैंक्स टू द सिस्टम। तो क्या आपको नहीं लगता कि सर ये सुधार यहां पे भी होना चाहिए? अरे है ना, होना चाहिए सर, उससे थोड़ा फायदेमंद जरूर होगा। यहां तक क्लियर है जी? चलिए, तो अब आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी पूरा एब्सोल्यूट क्लियर है। आप दूसरा थोड़ा सा गैप छोड़ के हेडिंग डालिए, सिंपल मेजोरिटी। हो गया जी? सिंपल मेजोरिटी लिखो, ग्रेटर देन 50% ऑफ पी एंड भी। ग्रेटर देन 50% ऑफ पी एंड भी। पी एंड भी मतलब है प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग।
क्या हो गया, सब ठीक है? अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है बताना, इन दोनों में फर्क क्या है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं एक बार। अच्छा, आप लोग, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग, जब मैं कुछ लोगों को देख के यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आते हैं तो लगता है कि जल्दी पढ़े, जल्दी जाना, जल्दी पढ़े, जल्दी, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मे भी हो सकता है मुझे गलत लगता है, लेकिन आपकी बॉडी की जो रिकॉलिंग हैबिट, जो बॉडी आपको जो इंटेंड कर रहा होता है, जो रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा जो आ रहा है, उसमें से यही मुझे लग रहा होता है कि अधिकतर को ये लग रहा है। सर कोई ऐसा, मुझे 2-3 ऐसे बंदे जो आते हैं आराम से पढ़ना है सर, ना पूरा जो देर ना पूरा एकदम चूस के जाना है, चाहे जो हो जाए। दूसरा, जल्दी पढ़ भाग। सर अलग अलग अपना इंटेंशन, याद रखिएगा। इसी वजह से एक टीचर पढ़ाता है, फिर भी 1000 बच्चों में से 2, 4, 5, 10 का सिलेक्शन होता है, क्योंकि आप कैसे लेते हैं वही निर्भर करता है, बाकी तो सबको बराबर एनर्जी से दे रहा है। और याद रखिए एक और बात, स्टूडेंट से मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टीचर को मोटिवेट कर देते हैं। कैसे? अपने मेहनत से। वो इतना कर रहा होता है ना कि उसको देख के ऐसा लगता है कि सर क्या बताएं। जैसे सर एक मान लो, एक नॉर्मल बस 2 मिनट पढ़ूंगा, मान लो ऐसे समझो, एक मैं जब तैयारी कर रहा था मैं, मतलब, और उस समय आईआईटी का पेपर और एनडीए डिफेंस का पेपर देना था, तो उस समय क्या होता था, 2-3 बच्चे ऐसे थे जो टीचर से मैं पूछता था कि सर ये इतना मतलब फोकस कैसे रह जाता है, गजब का रैंक 1 रैंक 2 आता था उसका, भयानक वाला। अब सर हम सोचते थे यार ये मतलब टेस्ट सीरीज में मैं हमेशा सोच रहा था यार पूरे लाइफ फर्स्ट किया हूं मैं, और यहाँ पे आके मैं यार मेरा रैंक 38 चला गया है ऑल ओवर इंडिया में। अब मैं परेशान था, तो सर से पूछा, सर बोले देखो इसको देखना, ऑब्जर्व करना ही आ रहा है। तो नॉर्मल देखे तो क्या देखे कि सर वो फोकस्ड इतना है कि सर उसको ये भी घंटा भी नहीं पता था कि आलिया भट्ट कौन है। उस लड़के को मतलब उसकी पूरी एनर्जी एक चीज पे बस थी कि बस पहले रिजल्ट दे लेते हैं फिर कोशिश कर लेंगे, उसको कुछ नहीं पता है सर। तो अब उसमें से तब वहां से जाके नॉर्मली एहसास हुआ कि सर वाकई में एक ही चीज है कि आप जब किसी चीज को दे रहे हो तो पूरी तरीके से दो, तब जाकर काम बनता है, नहीं तो काम नहीं बनता। नहीं तो कुछ लोगों को ये भी पता होता है कि कल जो चाय वाला था वो आज आया काहे नहीं है, वो ठेला आज क्यों लगाया, उसको ये भी पता रहता है। भाई मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसी पूछो नहीं आया तो सर उसका तबीयत खराब हो गया था। अरे भाई अपना एनर्जी का पढ़ाई वाला कुछ नहीं याद है, बाकी दुनिया भर का सारा याद है कि चाय और टपरी और भूजा काहे नहीं लगाया है। इसलिए थोड़ा ख्याल रखिएगा कि आप फोकस थोड़ा रहिए एक जगह पे, ज्यादा विस्तार पूर्वक मत जाइएगा। सेकेंड पॉइंट बोला हूं, ग्रेटर देन 50% ऑफ पी एंड भी। और पी एंड भी का मीनिंग क्या है जी? प्रेजेंट एंड वोटिंग। सर क्या ये जरूरी है कि 545 लोग अगर आए हैं तो 545 लोग आकर वोट ही देंगे? और क्या ये जरूरी है कि हर दिन लोकसभा में टोटल का टोटल एमपी आएगा? सर आज तक इतिहास में नहीं हुआ है ऐसा, मैं बता देता हूं आपको जब पढ़ाऊंगा मैं तो कुछ और बताऊंगा, उस समय पार्लियामेंट जब पढ़ाऊंगा तब। बहुत सारे सर सेलिब्रिटी आपको सुनकर थोड़ा बुरा लग जाएगा, जैसे सचिन तेंदुलकर साहब हैं। सचिन तेंदुलकर साहब राज्यसभा के भी उनको एमपी का मिला गया, उनको बहुत लोग हैं, वो लोग भी हैं, जया प्रदा भी हैं, फिर जया बच्चन भी हैं, बहुत लोग हैं। सर अटेंडेंस पूरे साल में है 22 दिन, 365 डेज में कोई 22 दिन अवेलेबल रहा है। आप समझ रहे हैं सर? ग्रेट, 100% अटेंडेंस। अब आप समझ के आइडिया लगा सकते हैं कि कोई आदमी हर दिन प्रेजेंट होगा ये भी जरूरी नहीं है, और कोई आदमी प्रेजेंट है और वोट भी करे ये भी जरूरी नहीं है। दोनों का कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो? जैसे आप लोग आए हैं, मैंने पूछा कितने लोग, जैसे एमपी का एग्जांपल, कितने लोग चाहते हैं कि ये बिल पास हो जाए, ठीक है जी। अब उसमें से कुछ लोग अपना हाथ खड़े कर दिए, पास होना है, कुछ लोग नहीं, है ना? आए तो हैं, अरे आए तो है ना, लेकिन वोट किए गया नहीं। तो दोनों में फर्क है, यहां 50% ज्यादा होना चाहिए किसका? जो प्रेजेंट है और वोट भी किए हैं उसके 50% से ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर सर होगा। तो पहले पॉइंट लिखो, एब्सोल्यूट सॉरी सिंपल मेजोरिटी में यूज्ड। सर बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो, यूज्ड इन ऑल हाउसेज, हर जगह इस्तेमाल होगा ये। अहम ब्रह्मास्मि ये वही है, हर जगह है ये सर, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यूज्ड इन ऑल हाउसेज, ऑल हाउसेज मतलब कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, एसएलए, एसएलसी, हर जगह। तो होता ना अहम ब्रह्मास्मि वाला फीलिंग आएगा। और याद रखिएगा एक और पॉइंट लिखिएगा, सुनना पहले, समझ लेना फिर लिखना। डिफॉल्ट जानते हो आप लोग? डिफॉल्ट जैसे मोबाइल में डिफॉल्ट नहीं होता है कि आप सर्च करिएगा तो उसी से ओपन होगा,
जैसे मान लीजिए इधर जहां पे कुछ भी नहीं लगे, कोई मेजोरिटी नहीं लगे, वहां समझ लेना एक ही मेजोरिटी लगेगा। कौन सा? सिंपल मेजोरिटी। मतलब जहां पे कुछ भी ना लगे वहां पे कौन सा मेजोरिटी लगेगा? सिंपल मेजोरिटी। यहां तक ठीक है? ओ भाई तुमको तो सर सिंपल मेजोरिटी का सिंपल लॉजिक है कि जहां पे मतलब पहली बात तो क्या हर हाउस में लगेगा कि दो हाउस में लगेगा? हर हाउस में। दूसरी बात जहां पे कुछ भी नहीं लिया हुआ वहां पे समझ लेना कौन सा मेजोरिटी लगेगा? सिंपल मेजोरिटी। यहां तक ठीक है जी? चलिए अब लिखिएगा थर्ड पॉइंट, तब आगे बढ़ेंगे। लिखिए, पहले लिख लो एवरी लॉ, पॉइंट एक लिख लो फिर समझा देंगे। एवरी लॉ, हर कानून, एवरी लॉ कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी बट every law can be passed by simple majority except, लिख लेना except, EXCEPT, every law can be passed by simple majority except constitutional amendment, संवैधानिक संशोधन लॉ, except constitutional amendment। और तबीयत का ख्याल आप सभी लोग अपने, ठीक है जी? नहीं तो बाहर स्टाइल मारेंगे और उसके बाद खांसी पूरा होते रहेगा, धाएं धाएं चलता रहेगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा अपने आप को। चलिए जी, क्या बोला हूं? हर कानून, हर लॉ पास हो सकता है सिंपल मेजोरिटी से, एक्सेप्ट अगर कोई संविधान में कोई संशोधन करना है तो वहां पे सिंपल मेजोरिटी लगेगा नहीं। पहले यहां तक क्लियर है? जोर से बोले यस और नो? ठीक है जी सर। और उसके बाद दो याद रखना कि जो आपका फर्स्ट मेजोरिटी था उसमें मैंने एक पॉइंट शायद मिस कर गया था। फर्स्ट जो मेजोरिटी था क्या था? एब्सोल्यूट मेजोरिटी था। एब्सोल्यूट मेजोरिटी बताना मुझे, क्या कानून को पास कराने में इस्तेमाल होगा क्या? सर वो कोई भी कानून को पास कराने में नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में इस्तेमाल होता है, सरकार बनाने में। तो वहां लिख लो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, फर्स्ट लिख लो नॉट एनी काइंड ऑफ लॉ कैन बी पास्ड, नॉट, कहां लिख रहे हो? सिंपल में? एब्सोल्यूट में। नॉट एनी काइंड ऑफ लॉ कैन बी पास्ड, कोई भी कानून इस, नॉट एनी काइंड ऑफ लॉ कैन बी पास्ड विथ एब्सोल्यूट मेजोरिटी, कोई भी कानून एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास नहीं होगा, कोई भी कानून एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास नहीं होगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी सिर्फ किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? सरकार बनाने के लिए। तो ये पॉलिटिकल है एक तरीके से, बिल्कुल पॉलिटिकल, ठीक। एब्सोल्यूट मेजोरिटी सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने के लिए होगा बस, बाकी इसका और कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। अभी चूंकि मैं आगे पूछने वाला हूं आपसे, क्या पूछूंगा कि ट्रिपल तलाक है और ट्रिपल तलाक आया है तो सर ये कौन से मेजोरिटी से पास होकर आया है? तो वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा। अगर कृषि बिल आया है तो उसमें कौन से मेजोरिटी से आया है, वहां आपको रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं जी? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़िए, जीवन का आनंद लीजिए। सिंपल मेजोरिटी पे आइए। तो सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल कहां कहां होगा? यूजेज कहां कहां होगा? बोलो जल्दी। ऑल हाउसेस, और दूसरा सारे लॉ इससे पास हो सकते हैं एक्सेप्ट संवैधानिक संशोधन। संविधान में कोई संशोधन करना है, उसके लिए कोई कानून अगर बन रहा है तो वहां पे सिंपल मेजोरिटी नहीं लगेगा, बाकी हर जगह लगभग लगभग पास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, थर्ड, सॉरी इसी में एक और पॉइंट लिख लीजिए। क्या लिखा हूं? ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। बहुत बढ़िया जी। मुझे बताना इधर, मान लीजिए 545 में से 300 लोग प्रेजेंट थे उस दिन, जिस दिन कोई बिल पास होना था। सुन रहे हो? इस 300 में से 200 लोगों ने वोट दिया। वोट दिया फेवर में दिया कि अगेंस्ट में दिया, डोंट नो। मेरी बात समझ में आ रही है? हमें इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने हाँ बोला या ना बोला। ऐसे समझो, मान लो कोई एग्रीकल्चर बिल है, जस्ट एग्जांपल लो, एकदम उसको अच्छे से कनेक्ट करो। एग्जांपल लो कि आपको सर एक एग्रीकल्चर बिल पास कराया गया। इधर देखो, अब मान लीजिए आप ही के एरिया के हैं विधायक जी, तो सर विधायक जी तो डायरेक्ट ग्राउंड आपसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डायरेक्ट आपका क्या बोलते हैं, डायरेक्ट आपने वोट दिया उनको, यस और नो, और बिल्कुल ग्राउंड स्तर से वोट दिया है। तो सर इधर देखिए, विधायक जी आपके एरिया के हैं, बिल पास हो रहा है यहाँ पे किसान के लिए, और आपको लग रहा है, विधायक को पता है
कि ये बिल जो है वो किसानों के लिए अच्छा नहीं है, मान लो। अरे सुन रहे हो, मतलब उसको पता है कि ये बिल किसान के लिए भलाई वाला काम नहीं होगा, उनको पता चल गया। इधर देखो, विधायक जी तो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए बीजेपी से। सुनिएगा ध्यान से, समझ लीजिएगा। तो बीजेपी वाला बोल रहा है बेटा वोट तुम हाँ में देना है, क्या कि बिल पास कराना है, और बिल पास कराने के लिए तुमको क्या चाहिए भाई, चाहिए। और तुम पार्टी से जुड़ो तो पार्टी के नियम का उल्लंघन भी तो नहीं करोगे ना, करोगे तो जाओ पार्टी से। सब गए, बीजेपी प्रेशर डाला हुआ है आपको हाँ में वोट करना है। अच्छा, आप जहां के एमएलए हैं, लोग कह रहा है अगर समर्थन दे देला तो अगला बार वोट ले लिया तू, मतलब अगली बार हम आपको वोट नहीं देंगे, क्या कि लोग भी जानते हैं कि जो बिल आ रहा है वो हमारे लिए ठीक। क्या मेरी बात सुन रहे हो? तो सर लोग भी प्रेशर बनाए हुए किस पे, विधायक पे। पार्टी क्या बोल रही है, अगर नहीं दिए तो पार्टी से जाओगे। दुविधा है कि नहीं है? घनघोर दुविधा है। घनघोर दुविधा जैसे एक तरफ माँ है, एक तरफ आपकी वो है, आप समझ लीजिए मतलब वाइफ है। अब आप सर, मम्मी बोल रही है अगर चल गए ओकरा साथे तो हम यहीं पे फांसी लटका ले और वो बोल रही है अगर मम्मी के साथ चले गए तो हम लटका ले। सर ये दुविधा तो थोड़ा अलग है, यहाँ सोल्यूशन हो सकता है, वहां आप लोग जानिएगा भाई यहाँ हम बता सकते हैं आपको। देखिए, तो आप क्या करिएगा, किसान ने आपको सर बोला कि वोट नहीं देंगे, बीजेपी बोला नहीं दोगे तो पार्टी से जाओगे, तो सर इस समय एमएलए के पास एक ही ऑप्शन बचता है, उसने क्या कर लेना है, एब्सटेन कर लेना है। अरे नहीं बात से, क्योंकि आ तो गया है वो, समझ रहे हो, आ गया है तो उसको दो चीज करना है। तो सर उसमें ऑप्शन होता है एब्सटेन। एब्सटेन का मीनिंग है कि सर हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे वोट में, कि ताकि किसी को बुरा लगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर इसने क्या किया, पार्टिसिपेट नहीं किया। तो सर नहीं भी करोगे तब भी बहुत सारा चीज होता है, ठीक है ना, कुछ कहना भी बहुत कुछ कहना होता है। अरे समझे आप, नहीं कुछ कहना भी बहुत कुछ कहना होता है। कैसे? अगर इसने पार्टी को समर्थन नहीं भी दिया है तो सर उसके अगेंस्ट भी तो नहीं गया है ना, तो अगेंस्ट भी तो नहीं गया है। तो सर एक बात तो है कि उसका विरोधी एक तो कम ही हो गया पार्टी का, फिर भी बिल पास करने का चांस ज्यादा ही है। लेकिन सर इसके लिए अच्छा क्यों है, क्योंकि पार्टी से भी लगभग बच गया, और दूसरा किसान लोग भी कहे कि ना हमारे विधायक वाह कौन ही हो तो सर लोग को यही होता है, उनको और कुछ नहीं चाहिए, तो इसका काम बन जाए। इसलिए एब्सटेन का मीनिंग है कि सर वोट में पार्टिसिपेट नहीं करना, अपने आप को वोट से बाहर कर लेना। और ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सटेन। लिख लीजिए, पॉइंट पहले लिख लीजिए, एब्सटेन। एब्सटेन का मीनिंग होता है सीधा सा भाग नहीं लेना, पार्टिसिपेट नहीं करना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे मैंने अभी बोला था सिंपल मेजोरिटी में कि सिंपल मेजोरिटी उसको बोलते हैं जो लगभग हर लॉज पे लागू। अरे हाँ है ना। और एक और पॉइंट बोला था कि जहां पे लगे कि कौन सा मेजोरिटी नहीं है, कोई मेजोरिटी नहीं है, वहां पे कौन होगा। इसलिए एक पॉइंट लिखिएगा, सिंपल मेजोरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड डिफॉल्ट मेजोरिटी। मोबाइल में डिफॉल्ट होता है ना, आप लोग को नहीं पता है क्या? पता तो होगा लेकिन आप समझते नहीं है, बता देते हैं हम। डिफॉल्ट मेजोरिटी तो किसको बोलेंगे, डिफॉल्ट? सिंपल को कि एब्सोल्यूट को? अरे जल्दी बोलिए भैया। सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, डिफॉल्ट मेजोरिटी। डिफॉल्ट का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल में आपने लीजिए, मान लीजिए आपने कोई लिंक भेजा आपको मैसेज पे, ठीक है जी। अब आप मैसेज पे जब ओपन करते हो, वो ऐप का लिंक है तो डायरेक्ट कहां चला जाएगा, प्ले स्टोर में। अरे हाँ है ना। अगर कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई लिंक भेजा है तो सर जैसे ही उसको लिंक को ओपन करोगे कहां चला गया, वो प्ले स्टोर में। बट सर प्ले स्टोर के अलावा भी तो बहुत सारी ऐसी सुविधा है जहां पे आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। हाँ 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 है ना। लेकिन गया कहां हो, प्ले स्टोर में। इसलिए क्योंकि प्ले स्टोर आपके मोबाइल का डिफॉल्ट सेटिंग है, वो ऑलरेडी सेट किया हुआ है कि कोई भी लिंक ओपन करेंगे तो कहां से गुजरेगा, प्ले स्टोर से। कुछ बुझा रहा है? उसी तरीके से जैसे आप क्रोम है आपके मोबाइल में या गूगल है, या कभी कभी आप किसी लिंक पे देखना ओपन करोगे बाहर से आएगा, तो सर उसमें आपका जो फोन का लिंक है जैसे सैमसंग, तो samsung.com पे ओपन हो जाएगा। तो उसमें सर जो सेटिंग किया हुआ है, अगर आप वहां जाकर सेटिंग कर दोगे कि सर जो भी लिंक ओपन करेंगे वो क्रोम से ओपन करेंगे, तो अगली बार से कब से ओपन होगा, क्रोम से। तो कहने का लॉजिक सिंपल क्या है, डिफॉल्ट मेजोरिटी का मीनिंग है कि जहां पे कुछ भी नहीं हो, स्वाभाविक अपने तरह से कहां से खुलेगा, सिंपल मेजोरिटी से।
मतलब आपके मोबाइल में कोई चूज नहीं, लेकिन आपने सर उसमें चूज किया हुआ है तो ऑटोमेटिक कहां चला जाएगा, प्ले स्टोर में चला जाएगा और प्ले स्टोर इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए आगे, थर्ड हेडिंग डालिए, इफेक्टिव मेजोरिटी। थोड़ा सा छोड़ के, इफेक्टिव मेजोरिटी। तो पहला मेजोरिटी कौन सा था, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। कहां कहां इस्तेमाल होगा, ओ भैया राज्यसभा मत बोल देना, नहीं तो हो जाना है फिर कमाल, समझ रहे हैं आप। अरे अच्छा सोचो, मैंने क्या बोला कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होगा लोकसभा और एसएलए में। क्यों होगा, क्योंकि सर देखो पॉलिटिकल मेजोरिटी है वो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, सरकार बनाने के लिए। और सरकार सर लोकसभा में ही तो बनता है, और सर सरकार एसएलए में ही तो बनता है। क्योंकि राज्यसभा में तो क्या होगा, राज्यसभा में तो सर वहां पे इलेक्टेड है, लेकिन सर इनडायरेक्ट है। प्लस वहां पे उनको कौन चुना है, विधायक चुने, यानी कि हमने विधायक को चुना। विधायक किसको चुनेंगे, राज्यसभा के एमपी को। इधर राज्यसभा क्यों बनाया गया, राज्यसभा का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। राज्यसभा इसलिए बनाया गया ताकि राज्यसभा, राज्य नाम है, राज्य, जहां पे राज्यों की सभा होती हो। तो सर राज्य का सारा विधायक तो वहां पहुंचेगा नहीं, क्योंकि विधायक का सीट इतना है। लेकिन विधायक ने चुन के किसको बनाया, राज्यसभा के एमपी को। तो राज्यसभा में जैसे टोटल सीट्स है 245, कितना है, तो राज्यसभा का 245 है और लोकसभा कितना है 545। तो ये 245 एमपी जो राज्यसभा के हैं, इनको कौन चुना है, हम चुने हैं किसको, भैया विधायक है हमारे, या चाचा विधायक है हमारे, तो एमएलए को हमने चुना और एमएलए ने इसमें से राज्यसभा के एमपी को चुन लिया। कितना टोटल एमपी का सीट रहेगा, 245। कुछ समझ में आ रहा है। तो सर दिमाग में रखिएगा कि राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी लग सकता है कि नहीं, पहले ये बताओ। जो क्वेश्चन पूछो उसको ध्यान दिया आप लोग, यही होना। अगर बोलो मन नहीं है तो कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो। अगर मन नहीं है कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, बोलोगे एक साल बाद पढ़ लेंगे। बट मुझे लगता है जब आ गए हो तो पढ़ के जाओ। समझ में आ रहा है? जब आ गए हो तो फिर छोड़ना क्यों। आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करिएगा ना, तो मैं बार बार बोलता हूं, मैं ना चाहते हुए भी आपका नुकसान हो जाएगा आपका, क्योंकि वो मैं बहुत कुछ और नहीं दे पाऊंगा जो आपको देना चाहिए। तो आप जितना रिस्पॉन्ड करेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। सर राज्यसभा का एमपी है, तो आपको मैंने नॉर्मल बोला कि राज्यसभा क्या करता है। राज्यसभा का इसलिए बनाया गया ताकि राज्यसभा, विधायक लोग चुना है ना जी इनको, और विधायक लोग को हमने चुना है ना। तो हम विधायक जी को बोलेंगे ना कि सर देखिए, राज्यसभा के एमपी को समझा के रख लीजिएगा कि बिल आ रहा है तो इस बिल पे कोई ना कोई मुद्दा उठाए, कहे कि राज्य में प्रॉब्लम चल रहा है। तो राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ राज्य के मुद्दे को डायरेक्ट किसके सामने रख देती है, सरकार के सामने। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कोई भी बिल जब पास होता है तो राज्यसभा के पास कम से कम जरूर जाता है, 14 दिन तक उनको क्या है, बोला जाता है कि सर 14 दिन के बाद अगर कोई सजेशन नहीं मिलेगा, बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन फिर भी राज्यसभा के पास सर, भले ही आपको लग रहा है 14 पास हो जाएगा, क्या फायदा है, लेकिन दिमाग में देखो इधर साइकोलॉजिकल रहेगा कि पता नहीं राज्यसभा वाला कुछ भी उलट फेर किया। तो सोचो, मम्मी ने बोल दिया था कि हाँ वो चल जाइए पार्टी में वो दिन रात में, बस जाए से पहले एक बार खाली पापा जी को कह दिए। और कुछ नहीं बोले, आप मेरे पास समझ रहे हो, तो आपको परमिशन पूरा मिला हुआ है बिल का, लेकिन क्या बोला गया है, बस खाली कह दियो। मैंने मम्मी ने प्यार से ही बोला खाली कह देना कि हम, सॉरी उनको पता हो। आप गए, पापा बोले कहाँ हाँ बोल कहाँ कोई जाए करो रखो, सारा प्लान चेंज। समझ रहे, क्लब जाना था इनको, क्लब जाएंगे। सर कहने का लॉजिक क्या है, ना चाहते हो भी पापा का साइकोलॉजिकल प्रेशर तो आप हटा नहीं सकते। अरे हाँ है ना, इसी वजह से राज्यसभा भले ही कुछ नहीं है, लेकिन सारे प्रेशर हमेशा रहता है। अब लिखिए इफेक्टिव मेजोरिटी, जल्दी से। इफेक्टिव मेजोरिटी, पापा सर अपने घर में नहीं होना तो समझ रहे हो सर, आप सर ड्रग्स भी बेचना शुरू कर दोगे, समझ रहे हो। पापा का ऐसा डर रहता है ना, खौफ। अच्छा बिहार के पापा कुछ अलग होते हैं, यूनिक होते हैं। कुछ मतलब भगवान ने उनको एक्स्ट्रा टाइम देकर बनाया है सर। वो सीधा कुछ से प्यार से बातें नहीं करते यार। एक तो समझ रहे तुम गलती किए, जो मिला उठा भाई। अच्छा कुछ लोग के पापा बाजार में ही पीटना शुरू कर देते हैं। आप सोच रहे, मैंने देखा है सर, वो देखते ही नहीं कहाँ है वाले, कुछ नहीं सर। अच्छा वो बच्चा बोल भी रहा, पापा घरे मार दिया, घरे। ठीक है, और पापा नहीं ये मारो, गज्जब वाले।
मतलब मैं आपको अपने उसको पीट रहे, वो खेते खेते भाग रहा है। वो पूरा ओ भाई, मतलब ऐसा गार्जियन कहाँ मिलेगा जो आपको पकड़ पकड़ के पीट रहा है। अच्छा, गांव के बच्चे हैं तो गांव के बच्चे थोड़ा शरारती भी होते हैं, वो जानबूझ के आपको आओ आओ उससे मतलब वो घर पहुंचना ही है, फिर भी चिल्ला देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन गार्जियन के कैसा है। जैसे चिल्ला रहे चप्पल लेके, पहुंचा तू। गजब सर, मतलब ऐसे गार्जियन मैंने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा है। बेचारा बच्चा जो है एकदम सिकुड़ के उड़ाता है। वो सोचता है इससे बढ़िया बाहर मम्मी खाना उन्हें खिला देगी, खाना खिला के साथ तेल लगा के चौंप देगी पूरा, उसके बाद कि बेटा शांतुंत हो जाए। पापा जब आएंगे, अच्छा पापा को सब पता होता है, और कितना भी शरीफ बन लीजिए उनको सब पता होता है। बात मम्मी बोले कि जाए दी नानू गिरे लखो ना गिरे लखो, सब जानता नहीं हो। उनको भी तीसरी आंख मिला हुआ है। चलिए, इफेक्टिव मेजोरिटी लिखिए जरा। ग्रेटर देन, पहली बात इसको थोड़ा समझना है, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है ये इफेक्टिव, यहां से थोड़ा टफ होते जाएगा। पहला लिखिए पॉइंट, यूजेज लिखिए। इट इज यूज्ड इन लोकसभा, इट इज यूज्ड इन लोकसभा एंड पार्शियली इन राज्यसभा। पार्शियली मतलब थोड़ा सा, पार्शियली इन राज्यसभा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, कंप्लीटली इन लोकसभा एंड पार्शियली इन राज्यसभा। मतलब राज्यसभा में तो कंप्लीट नहीं इस्तेमाल होगा, लेकिन लोकसभा में कंप्लीट इस्तेमाल होगा। किसका? इफेक्टिव मेजोरिटी का। पहला पॉइंट। दूसरा लिखो। अच्छा आप लोग चलो बताते जाएंगे। ऐसे सोचो, घर को सोच लो क्लासरूम। इधर देखो जी, क्लासरूम में एक मॉनिटर होता है, वो मॉनिटर जो बहुत रोब झाड़ता है, स्कूल लेवल पे होता था, खासकर तब जब टीचर बाहर जाते हैं बोलते थे कम एंड सी द क्लास एंड एनीवन फाउंड साउटिंग, नाम लिख के भेज देना, कुटाई हम करेंगे। अब मॉनिटर सर आ रहा है, मॉनिटर सामने खड़ा होगा, सर मॉनिटर का अलग लेवल का कांड रहता है। सीबीएसई स्कूल मैंने देखा है, अच्छा स्पेशली अगर गर्ल्स मॉनिटर बन गई तो सर बॉय सब और परेशान रहेगा। उसको पता है कि ये नाक में दम करके रहेगी। सर क्या करेगा, जैसे आप अगर कुछ थोड़ा सा उधर देखे, है सीधा देख सर, वो मतलब वो टीचर से भी ज्यादा वो कहेगा घूम भी नहीं क्या करेंगे, सीधा सीधा। आप लोग सीबीएसई स्कूल में कितने लोग हैं, जितने भी लोग पढ़े ठीक है, उसमें देखना जैसे टीचर लोग कभी चले जाते थे तो कुछ सीनियर्स को भेज देते थे, जैसे कि कुछ देर के लिए क्लास के लिए, ताकि वो मीटिंग से फिर आए तो क्लास ले लें, या उस समय क्लास मॉनिटर को बना दिया जाता था। तो सबसे डेंजरस जोन मेरे लाइफ का हुआ करता था वो, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हरामखोर उसमें आप कुछ भी लिख रहे हो या पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उसमें आप कुछ भी बात कर रहे हो, सर अगर आप इधर उधर देख रहे हो, कब बिना आपको बताए नाम लिख देगा चुपचाप। कम से कम बोल के लिखता, वो बिना बताए नाम लिखा है भाई, उसको आपको पता तक नहीं है कि आपका नाम लिखा जा चुका है। मेरी बात समझ रही है। और सर टीचर का अच्छा नाम है, खड़ा हो, अच्छा ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया है कि मेरा नाम होगा, खड़ा हो गया, दो तमाचा लगा दिया, स्थान दो किया, गजब भाई, एकदम चुपके काम हो जाता है, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। खैर चलिए, मैंने बोला पार्शियली राज्यसभा। उसी तरह से समझो कि क्लास का मॉनिटर जिस तरीके से होता है, उसी तरीके से हर हाउस का भी कोई ना कोई एक मॉनिटर होगा, यस और नो, और एक होगा जो टीचर है, जो आपका क्लास टीचर, और एक होगा जो प्रिंसिपल है। अरे यस और नो, ऐसे ही समझ लो। लोकसभा स्टूडेंट की जगह पे कौन होगा? एमपी, अरे है ना। तो लोकसभा में एक स्पीकर भी तो होगा जो मॉनिटर की तरह काम करेगा, राज्यसभा में भी एक होगा जो काम करेगा, यस और नो। तो उस मॉनिटर को हम लोग बोल रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। क्या बोल रहे हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। आप अपने समझने के लिए, चूंकि आप लोग जिस एज, देखो आप लोग जिस एज में सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको ये मत, उसका क्या बोलते हैं, मिसयूज मत करो, उसका फायदा उठा लीजिए कि इस एज कम एज में मिल जा रहा है तो उसका फायदा उठाइए। ये नहीं कि अभी बहुत एज बाकी है तब आप मारे जाएंगे, आप तब कोई फायदा नहीं होगा। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा कि एक तरीके से मॉनिटर हो गया। अरे है ना। तो पहले जो पॉइंट लिखवाने वाला हूं, समझाने से मतलब उसको लिखवाने से पहले समझना पहले जरूरी है, तब लिखिएगा। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। फिर उसी तरह से जिस तरीके से आप देखते हैं कि लोकसभा में डिबेट होगा तो एक बैठा रहता है सामने स्पीकर,
जिसके ऊपर कभी चप्पल जूता भी फेंक देता है सब, कभी सर कुर्सी भी फेंक देंगे, मतलब कुछ भी चलता रहता है। लेकिन सर उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास कुछ ना कुछ पावर होगा, सीधी सी बात है। और राज्यसभा के भी जो मॉनिटर हैं उनके पास भी कुछ ना कुछ पावर होगा। क्या दोनों का पावर सेम होगा कि अलग होगा? अलग होगा, क्योंकि सर लोकसभा क्या है, एक पॉलिटिकल मेजोरिटी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ बहुमत वाले सरकार, जिसका बहुमत। राज्यसभा में क्या है सर, हमने चुना है, यानी कि एमएलए ने चुना है राज्यसभा के एमपी को, तो एक तरीके से वो हो गया इनडायरेक्ट, एक यहाँ क्या हो गया डायरेक्ट। तो दोनों के पावर में तो फर्क होगा ही होगा, अरे है ना। इधर देखो, तो सर इस पॉइंट में अब लिखोगे कि टू रिमूव, इसी में लिखोगे मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी में, टू रिमूव प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। ये कहां इस्तेमाल होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हटाने के लिए, जिसको पीठासीन अध्यक्ष भी बोलते हैं। लिखो टू रिमूव प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। कौन सा मेजोरिटी लगेगा? इफेक्टिव मेजोरिटी। कौन सा मेजोरिटी? तो इफेक्टिव मेजोरिटी इज यूज्ड टू रिमूव प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। पहले ये पॉइंट लिख लो, फिर आगे वन बाय वन चलेंगे। यहां तक क्लियर है? आराम से लिख लो जल्दी, खटाखट आगे। नेक्स्ट पॉइंट, पहले अब इफेक्टिव मेजोरिटी को समझ लो। ये यार यहां पे एक चीज जो बता रहा हूं लिखो उसको, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने एक दिन आप लोग को लास्ट या क्लास का डिस्कशन किया था क्या? लिटरेचर, आर्ट्स और ये सब कुछ करके किया था क्या? बोला तो था, एक तरफ लास्ट बोला था, एक तरफ क्लास बोला था। लास्ट का मीनिंग था कि लिटरेचर, आर्ट्स बोला था ना। चलो ठीक है, अब एक पॉइंट लिखिए प्लीज। लिखिए लोकसभा और एसएलए, उसी में लिखिएगा एक नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा एसएलए, यानी कि एलएस या एसएलए। लोकसभा या एसएलए के प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन से होंगे? स्पीकर प्लस डिप्टी स्पीकर। मतलब लोकसभा और एसएलए की जो मॉनिटर होगा उस मॉनिटर का नाम क्या है? स्पीकर या फिर क्या, डिप्टी स्पीकर। और हम उसी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बोलते हैं, लेकिन एक तरफ स्पीकर, दूसरा क्या हो गया? डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर लिख लेंगे, ऐसे लिखिएगा शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मैंने बार बार बोला है डीएसपी नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है डीवाईएसपी। वाई देखना छोटा सा होगा, ध्यान से। इस डीवाई का मीनिंग क्या है? डिप्टी, DUPUTY, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी। उसी तरीके से यहाँ है, ये तो डिप्टी लिख दिया, यहाँ पे लिखा है डीवाई और यहाँ मैंने लिखा है स्पीकर, तो क्या हो गया? डिप्टी स्पीकर। डिप्टी का आपको यहाँ स्पेलिंग समझ में आ गया। देखोगा उप मुख्यमंत्री, जैसे डिप्टी सीएम, उसी तरीके से यहाँ डिप्टी स्पीकर, उप स्पीकर। कुछ बुझा रहा है? पक्का? आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर लोकसभा और एसएलए के जो होंगे, जो उसमें मॉनिटर होंगे, उसका नाम क्या रहेगा? एक तो रहेंगे स्पीकर और दूसरा कौन रहेंगे? डिप्टी स्पीकर। यहां तक क्लियर है? दूसरा यहां लिखना, जो राज्यसभा और एसएलसी का मॉनिटर होगा सर उसको बोलते हैं चेयरपर्सन। उसको क्या बोलेंगे? चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन। कॉमा देना, चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन। इसलिए बोला जाता है लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है, चाहे चेयरमैन होता है। लिख लिए? पक्का? तो स्पीकर कहां पे यूज करेंगे? मैं लोकसभा में कि राज्यसभा में? लोकसभा में। तो लोकसभा और एसएलए में स्पीकर वर्ड इस्तेमाल करेंगे या डिप्टी स्पीकर इस्तेमाल करेंगे। जब हम राज्यसभा की बात करेंगे और एसएलसी के, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? चेयरपर्सन और क्या, वाइस चेयरपर्सन। यहां तक क्लियर है जी? चलिए आगे आते हैं। तो अब मैंने लिखवाया था क्या? टू रिमूव प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। क्या लिखवाया था? टू रिमूव प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। तो टू रिमूव प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स में क्या हो गया? सब हो गया, मतलब कि क्या क्या, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, सारे के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। अब आगे लिखेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। लिखिए, अब सबसे पहले एक बात पहले समझ लेना थोड़ा, तब आगे बढ़ना।
इधर देखो, फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, पहले समझा देता हूं। मैंने बोला चेयरपर्सन राज्यसभा का, ये लोकसभा का, पहले बताओ तेजी में। राज्यसभा का सर जानते हैं, सुनिए, राज्यसभा का जो चेयरपर्सन है वो कोई और नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति है। मतलब सुनना ध्यान से, राज्यसभा का मॉनिटर कौन है? उपराष्ट्रपति। उसी के पास पूरा पावर है, जो भी डिसीजन लेना है राज्यसभा के अंदर कौन लेगा? सर लोकसभा में जो स्पीकर है वो स्पीकर का चुनाव तो अलग होता है, उनका अलग प्रोसेस है, उनको साइड रखिए। लेकिन राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि सर आप उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ इधर, क्योंकि आप उपराष्ट्रपति हैं इसीलिए आपको राज्यसभा का चेयरपर्सन भी बनाया जाता है। जैसे क्योंकि आप डीएम हैं तो आपको आपदा प्रबंधन भी देखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब सर क्योंकि आपको 99.9% आया है तो हम आपको एक क्लास छरपा के दूसरे क्लास में भेज रहे हैं। बुझा रहा है? अरे समझ रहे हो? अभी थोड़ी बोला जाएगा क्योंकि आप छरपे इसलिए आपको हम 99 दे देंगे, ऐसा तो देंगे नहीं। तो सर राष्ट्रपति को तो अपना काम है, उसका साइड रखिए। ये क्या है? उपराष्ट्रपति। अच्छा कौन भी बताएगा कभी उपराष्ट्रपति कौन है? जिसको उसको पता है बताओ, आप बताओ। हाँ धनखड़, जगदीश धनखड़। हाँ ये तो मतलब सही है। हाँ पूरा नाम बोलो। चलो ठीक है, सही बोले हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो धनखड़ साहब जो हैं बहुत डेंजरस आदमी था। देखिए तो धनखड़ साहब अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति हैं तो सर राज्यसभा के कौन वाइस प्रेसिडेंट में कौन, सॉरी राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन हुए? धनखड़ साहब। इधर देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि ये चेयरपर्सन है, यानी कि उनके पास एक उपराष्ट्रपति का पद भी है। तो आपको क्या लगता है कि जितना पावर स्पीकर को हटाने में लगेगा क्या उतना ही पावर इनको भी हटाने में लगना चाहिए क्या? जिनको तो लगता है हाँ हाथ खड़े करो। सर ये मॉनिटर है, चलो मान लिया, लेकिन क्योंकि पहले क्या है वो उपराष्ट्रपति, बाद में फिर क्या है? मॉनिटर। तो सर इनकी पोजीशन इनसे काफी ज्यादा है, तो जो मेजोरिटी यहां लगेगा उसको सर कहीं ना कहीं टफ मेजोरिटी इनको हटाने में लगेगा। या नो सर ये वो आदमी है उपराष्ट्रपति जो उस समय काम करेगा जब राष्ट्रपति एब्सेंट होगा या राष्ट्रपति कहीं और चला जाएगा, तो एक राष्ट्रपति की तरह काम करेगा ये। आप इसको मजाक में ले सकते हैं, मेरी बात समझिए। सर उपराष्ट्रपति तो अभी है ना, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? प्रेजेंट में। मान लीजिए अकाल चीज में कुछ भी सिचुएशन होता है और राष्ट्रपति को कहीं जाना पड़ता है या डेथ हो जाता है या तबियत खराब है, तो सर उस समय कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है मतलब एक तरीके से ये भी काम करेगा उपराष्ट्रपति जब अब्सेंट रहेगा तब। तो सर इसको इतना आसानी से तो आप निकाल नहीं पाओगे। एक बात याद रखना, जितना टफ पोस्ट रहेगा उतना ही टफ उसको निकालने में मेजोरिटी लगेगा। जितना टफ पोस्ट उतना ही टफ मेजोरिटी। अब यहां आइए, अब आते हैं काम की बात पे। तो पहली बात, लोकसभा के स्पीकर या फिर लोकसभा एसएलए के स्पीकर, इन सबको निकालने के लिए लगेगा कौन सा मेजोरिटी? इफेक्टिव मेजोरिटी। तो पहले हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं फिर आगे लिखते हैं। अब नीचे लिखना, अब इफेक्टिव मेजोरिटी लिखे हो ठीक है, अब लिखना इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इसके नीचे इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इफेक्टिव स्ट्रेंथ लिखना इसमें टीएस माइनस डीडीआर। टीएस तो आपको पता है, पता है ना जी, टोटल स्ट्रेंथ। अब सर यहाँ डीडीआर क्या है? डीडीएलजे नहीं है, डीडीआर है। तो ये है डेथ, डिस्क्वालीफाई, और आर हो गया रिजाइन। डेथ, डिस्क्वालीफाई, रिजाइन। ये हुआ इफेक्टिव स्ट्रेंथ की बात। एक किसकी बात हुई? इफेक्टिव स्ट्रेंथ।
हमको अभी करना है इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है जी, तो एक तरफ है इफेक्टिव स्ट्रेंथ, एक तरफ इफेक्टिव मेजोरिटी। चलो बढ़िया है, धार्मिक लगा रखा है। इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी में लिखिए यहां पे, ये सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेंथ लिखवाया हो क्या, टोटल स्ट्रेंथ माइनस डीडीआर। इसका मीनिंग समझ रहे हो, टोटल स्ट्रेंथ इधर देखो, इधर पहले समझ लो फिर लिख लेना, प्लीज देख लो एक बार। टोटल स्ट्रेंथ मान लो है 545 लोकसभा में, मान लो, सुन रहे हो। उस 545 में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो सर ऊपर निकल लिए, डेथ। कुछ वैसे लोग हैं जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया किसी न किसी कारणों से, क्योंकि बहुत सारे चार्ज उन पे थे। ठीक है जी, कुछ ऐसे भी लोग तो थे जो जिन्होंने रिजाइन कर दिए, यस और नो। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मीनिंग है कि टोटल स्ट्रेंथ माइनस डीडीआर। अब यही रखना, अब नीचे लिखो इफेक्टिव मेजोरिटी लिखो, और उसमें लिखो टीएस माइनस, ऐसे लिखो, रुक जाओ, टीएस माइनस मत लिखो, ऐसे लिख लो, ग्रेटर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ग्रेटर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। देखते हैं कौन समझ पाता है, किसका दिमाग यही है, किसका दिमाग कहाँ है।